और आज कांग्रेस को इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है। और यह जानकारी आपके लिए बेहद दिलचस्प भी है और बेहद अहम भी, क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस लगातार यह कहती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपने खराब प्रदर्शन का ठीकरा ध्रुवीकरण की राजनीति पर कांग्रेस बार बार फोड़ देती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी लगातार बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते रहे और उस पर अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़वाने और नफरत फैलाने का आरोप भी वो लगाते रहे। लेकिन आज उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए, बहुत जरूरी है, कि बीजेपी ने जिस नागालैंड में बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिस मेघालय में वो गठबंधन में सरकार बनाने जा रही है, उसमें ईसाई बहुसंख्यक हैं और वहां 90% से ज्यादा लोग ईसाइयत को मानते हैं। यानी इस बात को मैं अगर फिर से आपको दोहराऊं तो इन दो राज्यों में ईसाई धर्म बहुसंख्यक हैं, यानी हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी पे लगता है, उसके लिए यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। और वहां पर बीजेपी ने परचम लहराया है। यानी अगर बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण या हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत रही होती तो वो नागालैंड या फिर मेघालय जैसे ईसाई बहुल राज्यों में सरकार नहीं बना पाती। लेकिन अगर वहां भी उसे वोट मिले हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वहां की जनता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदों पर यकीन किया है और उसे लगता है कि बीजेपी उसके लिए वो कर सकती है जो अब तक पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो नहीं कर पाई है। और इसलिए पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर सीधा निशाना साधा कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। अभी हमने गुजरात चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। नागालैंड और मेघालय में जहां बहुसंख्यक आबादी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की है, वहां बीजेपी के लिए इतना जबरदस्त समर्थन लगातार बढ़ रहा है। वहीं नागालैंड में लगातार दूसरी बार हमें गठबंधन को आशीर्वाद मिला है। गोवा में भाजपा लगातार जीत पर जीत का रिकॉर्ड बना रही है। मैं जानता हूं जैसे जैसे कुछ दलों द्वारा फैलाए इस झूठ का पर्दाफाश होगा, वैसे वैसे भाजपा का और विस्तार होता जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सूर्योदय की यह कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के साथ शुरू होती है, क्योंकि वर्ष 2016 से पहले बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में सरकार बनाना तो दूर, दमदार विपक्ष की स्थिति में भी नहीं थी। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी सरकार में है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है। मिजोरम और सिक्किम में जिन पार्टियों की सरकार है वो भी बीजेपी की अगुवाई वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NEDA का हिस्सा है। और इस दौरान बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस से मुक्त ही नहीं किया है, वो लेफ्ट का इकलौता किला ढहाने में भी कामयाब रही। 2018 तक त्रिपुरा लेफ्ट का अकेला राज्य था जहां लेफ्ट फ्रंट पिछले 25 वर्षों से सरकार में था। लेकिन
वर्ष 2018 में बीजेपी ने न सिर्फ त्रिपुरा में सरकार बनाई बल्कि वर्ष 2023 में दोबारा वापसी भी कर ली, जबकि वहां टीएमसी को तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस, दीदी की पार्टी, वो भी वहां पे चुनाव लड़ रही थी और उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। सिर्फ विधानसभा चुनावों में ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने उत्तर पूर्व के राज्यों में खुद को बड़ी ताकत के तौर पर साबित किया है। उत्तर पूर्व के इन 7 राज्यों में लोकसभा की कुल 24 सीटें हैं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और ये सभी सीटें पार्टी ने असम में जीती थी, जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ता है और यह 8 तक पहुंचता है। 24 में अब 8 पे बीजेपी पहुंची थी, लेकिन वर्ष 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया और 24 में से 18 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। वर्ष 2014 के बाद बीजेपी के उत्तर पूर्व में उदय की सबसे बड़ी वजह रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे पहले यूपीए की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसे पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको अच्छे से नहीं जानते होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आप जानिए। ये जरूरी है जानना कि किस तरह से पॉलिसी में परिवर्तन हुआ और क्या यही वजह रही कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर गई। इस पॉलिसी के तहत उत्तर पूर्व के राज्यों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर निवेश किया गया, यानी उनको जोड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई उन राज्यों को। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2014 में से लेकर वर्ष 2024 तक, यानी 10 वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा काम कनेक्टिविटी पर हुआ है, ताकि इन राज्यों को देश के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 1,66,000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर चुकी है और इन सभी राज्यों में कुल 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अंतर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान उत्तर पूर्व में जहां प्रतिदिन लगभग 600 मीटर लंबी सड़कें बनती थी, 600 मीटर, वहीं मोदी सरकार में रोजाना 1.5 किलोमीटर लंबी सड़कें रोजाना बनाई जा रही हैं। यानी यूपीए सरकार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा सड़कों का निर्माण नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। और इसलिए हमने कहा ना कि सरकार बदलने के साथ जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनकी विचारधारा और पॉलिसी बदली और उनको जोड़ने का प्रयास लगातार तेज हो गया। मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से नहीं जोड़ा, बल्कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर भी विकसित करना चाहती है और इसके लिए 3 देशों को कनेक्ट करने वाला एक इंटरनेशनल हाईवे बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। यह हाईवे भारत के मणिपुर को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ेगा और इस रास्ते के तैयार होने के बाद मणिपुर से सिर्फ 16 घंटे के अंदर थाईलैंड पहुंचा जा सकता है। और सड़कों के अलावा रेलवे कनेक्टिविटी पर भी काफी ध्यान दिया गया है। और पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष के बजट में ही उत्तर पूर्व के राज्यों में रेलवे के विकास के लिए 74,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा इन राज्यों में वर्ष 2014 के बाद से अब तक 2,000 किलोमीटर लंबी नए रेलवे लाइन बिछाई जा चुके हैं। नागालैंड को रेल के जरिए अरुणाचल से जोड़ा गया है, जबकि नागालैंड के दीमापुर से कोहिमा के लिए भी रेल लाइन प्रस्तावित है। जनवरी 2022 में पहली बार मणिपुर में भी रेल पहुंचा दी गई। मोदी सरकार में एयर कनेक्टिविटी पर भी काम किया गया और यह वजह रही कि नॉर्थ ईस्ट को लोगों के साथ जोड़ता हुआ दिखाया गया, जुड़ता हुआ उन्होंने महसूस किया। वर्ष 2014 तक पूरे उत्तर पूर्व में जहां कुल 9 एयरपोर्ट काम कर रहे थे, वहीं वर्ष 2014 से 2022 तक यानी 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और अब वहां कुल 16 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है, यानी पर्यटन में काफी इजाफा हुआ है और अब वहां पहले की तुलना में 2 गुना उड़ानें संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व को लेकर कितना गंभीर हैं, इसे इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि वो पीएम बनने के बाद से अब तक नॉर्थ ईस्ट के 50 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में कुल 30 बार उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया था।
इसके अलावा बीजेपी ने उत्तर पूर्व में बेहद मजबूत चुनावी रणनीति तैयार की और इसके तहत उसने छोटे छोटे दलों को साधा और उसके साथ गठबंधन किया। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि नेडा नाम का एक गठबंधन बनाया जिसमें 10 से ज्यादा दल शामिल थे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसके संयोजक हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के ही कद्दावर नेता थे, लेकिन आज वो उत्तर पूर्व में बीजेपी के सारथी हैं और शायद यही कांग्रेस के लिए इन नतीजों का सबसे बड़ा सबक भी है। नागालैंड के लिए यह चुनाव कई मायने में खास रहा। एक तरफ जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपीपी ने दोबारा सत्ता में वापसी की, तो वहीं नागालैंड को अपनी पहली महिला विधायक भी मिली है। एनडीपीपी की हेकानी झखालू ने दीमापुर से चुनाव जीतकर नया इतिहास रच दिया और वो 1963 में अलग राज्य बनने के बाद से नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है और इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप उन्हें जरूर सुने। नागालैंड के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये राज्य ने इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए क्योंकि 60 सालों में ये पहली बार होगा कि ये 60 सीटों वाली विधानसभा में महिला विधायिका होंगी। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है कि आपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाया है और एक स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक किया है? थैंक यू पूजा। बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, और बहुत आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एज वेल। ये फाइट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक असेंबली सीट का नहीं था, ये फाइट था महिला का। यू नो, इट वाज इम्पोर्टेंट, द प्रेशर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट जस्ट फॉर वन सीट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज फॉर आवर women, our Naga women, and I'm so grateful because people believed in this fight. My constituency believed. They also they were encouraging each other. They were telling us that we will make history. Our constituency will make history by electing the first woman MLA, and their determination worked. And so I'm really grateful to all my supporters and my people. मैम, अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर फीमेल वोटर ज्यादा है मेल से, और अगर हम नागा विमेन की बात करें तो बेहद फियर्स, करेजियस उनकी इमेज होती है, लेकिन इतने साल क्यों लग गए उनको विधानसभा पहुंचते पहुंचते? सी, हमारा नागालैंड है, हमारा नागा कम्युनिटी, वी आर इंडिजिनस कम्युनिटी, और इंडिजिनस कम्युनिटी कहीं पे एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसका बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है। सो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट हमारा इलेक्शन अर्बन बॉडीज में हुआ था पहले, कुछ साल पहले, उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था। बट टुडे लाइक आफ्टर so many years, today me being elected, and I also have another women candidate who has won. So this shows that Naga people are ready now. You know, they're more educated, they're more exposed. They think now Nagaland आगे जाना है तो महिला को साथ आगे जाना है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी को मिली जीत और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाया, वो भी आपने देखा।